हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ब्रांचेज ऑफ जेनेटिक्स क्या क्या होती हैं। ब्रांचेज के बारे में डिस्कस किया था, है ना। और किसके बारे में डिस्कस किया था? हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया था। ट्रांसमिशन जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और पॉपुलेशन जेनेटिक्स, और कुछ हिस्ट्री के बारे में। इनहेरिटेंस के बारे में हमने देख लिया था, ठीक है ना। अब हम देखते हैं प्री मेंडेलियन आइडियाज़ अबाउट इनहेरिटेंस, कि जो मेंडल से पहले कुछ साइंटिस्ट थे जिनके माइंड में कुछ आइडियाज़ आए थे, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उनके बारे में हम देखते हैं। इनको हम बोलते हैं क्या? थ्योरी ऑफ they are often called as theory of blending inheritance, theory of blending inheritance, ठीक है ना। as they believed that character of parents as they believed that character of parents blended or got mixed during their transmission to the offspring। उनका कहना था कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर, ठीक है ना, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर जो करेक्टर्स ट्रांसमिट हो रहे हैं, जो करेक्टर ट्रांसमिट हो रहे हैं वो मिक्स हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हाँ, मेंडल के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? एक कैपिटल टी होता है, एक स्मॉल टी होता है, ठीक है ना। ये हाइट को डिनोट कर रहा है प्लांट की, ठीक है। तो ये जो हैं, यहाँ से ये वाला जो रिजल्ट हमें आके देखने को मिलता है, ये आप 10th क्लास में जानते हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। नई बात नहीं है आप लोगों के लिए। देखो 50% करेक्टर यहाँ से आया, 50% करेक्टर यहाँ से आया। और आपको पता है जो स्मॉल टी है और जो कैपिटल टी है, उनमें डिफरेंस क्या है कि स्मॉल टी एक रिसेसिव ट्रेट है, रिसेसिव करेक्टर है, और एक कैपिटल टी क्या है? एक कौन सा? डोमिनेंट करेक्टर है, ठीक है ना। डोमिनेंट करेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता है, ये इस रिसेसिव करेक्टर को क्या है? हाइड कर देता है, ठीक है ना। खुद को एक्सप्रेस करेगा और इसको हाइड कर देगा। लेकिन क्या ये F1 जनरेशन थी? ठीक है ना, फर्स्ट पिलर जनरेशन बोलते हैं। अगर हम बात करें कि जब इनको हम क्या सेल्फ क्रॉसिंग करवाते हैं, तो इसमें क्या होता है? यहाँ पे अगर हम लेके देखें इस चीज़ को, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल स्मॉल टी, ठीक है ना, सॉरी कैपिटल टी, हाँ स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी, ठीक है ना। तो देखो 1 रेशियो कैपिटल टी स्मॉल टी 2 है यहाँ पे, है ना, 2 रेशियो, और स्मॉल टी 1 है। ये क्या है? ये कौन सा है? ये लॉन्ग है, लॉन्ग हाइट वाला है। ये भी लॉन्ग हाइट वाले हैं क्योंकि इसमें एक डोमिनेंट, इसमें भी डोमिनेंट ट्रेट है, इसमें भी डोमिनेंट ट्रेट है, कैपिटल टी प्रेजेंट है। इसमें कैपिटल टी प्रेजेंट नहीं है, तो ये स्मॉल टी रिसेसिव, ये ड्वार्फ करेक्टर है, ठीक है ना। कौन सा? ड्वार्फ करेक्टर। तो देखो F1 जनरेशन में जो करेक्टर एक्सप्रेस नहीं कर पाया था अपने आप को, क्या वो करेक्टर F2 जनरेशन में एक्सप्रेस कर नहीं कर पा रहा है? बिल्कुल ऐसा नहीं है, कर पा रहा है। एक जो है इनमें से मतलब कह सकते हैं 25%, 100% में से 25% जो ट्रेट है वो कैसा है? ड्वार्फ वाला है, ठीक है ना। वो बोना पौधा वाला है, ठीक है ना, ड्वार्फ प्लांट है, ठीक है। लेकिन ऐसा तो नहीं है, ब्लेंड तो नहीं हो रहा है, मिक्स्ड तो नहीं हो रहा है, ठीक है ना। मिक्स्ड नहीं हो रहा है, वो शो हो रहा है, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में जाके शो हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये थ्योरी जो है बिल्कुल फेक थ्योरी है, मतलब फेक थ्योरी मतलब बेकार की थ्योरी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि वो मिक्स हो जाएंगे नेक्स्ट जनरेशन में जाके, ठीक है। अब देखते हैं कि अलग अलग साइंटिस्टों ने कैसे कैसे अपने आइडियाज़ दिए हैं, ठीक है ना। ये देखना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है और इंटरेस्टिंग है वास्तव में ही, ठीक है। देखो मोइस्ट वेपर थ्योरी, थ्योरी जो ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, कुछ थ्योरीज थी। मोइस्ट वेपर थ्योरी, फ्लूइड थ्योरी, प्री फॉर्मेशन थ्योरी, ठीक है ना, और पर्टिकुलर थ्योरी, थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस एंड थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म। एक एक करके इन सारी थ्योरीज को हम जो है डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम मोइस्ट वेपर थ्योरी के बारे में देख लेते हैं। मोइस्ट वेपर थ्योरी जो है किसने दी थी? पाइथागोरस ने दी थी। मोइस्ट वेपर थ्योरी किसने दी थी? पाइथागोरस ने, ठीक है। इस थ्योरी के अंदर पाइथागोरस ने क्या बताया था कि पाइथागोरस प्रपोज दैट ड्यूरिंग कोइटस, कोइटस मतलब इंटरकोर्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है? मोइस्ट वेपर्स रिलीज होते हैं, कहाँ से? मेल बॉडी से और फीमेल बॉडी से, है। मोइस्ट वेपर फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ मेल बॉडी इन फीमेल वॉर्म,
मेल बॉडी से जो कुछ वेपर्स हैं, इंटरकोर्स के टाइम पे कुछ वेपर्स रिलीज होते हैं, ठीक है ना, वो वेपर जो है कहाँ पे ट्रांसमिट हो जाते हैं, एक मेल पार्ट से, मेल बॉडी से फीमेल बॉडी के वॉर्म में, ठीक है ना, वॉर्म में ट्रांसमिट हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और वो जब उसमें जाके ट्रांसमिट हो जाते हैं तो वो वहाँ पे मेल बॉडी का जो पार्ट है, ऑर्गेन्स है, वहाँ फ्यूज करता है और उस फ्यूजन से क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल भी नहीं। ये थ्योरी क्या थी? डिस्कार्डेड थी। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। नेक्स्ट थ्योरी जो थी वो दी थी एरिस्टोटल ने, जिसको हम बोलते हैं फ्लूइड थ्योरी, ठीक है ना। इसमें क्या था, फ्लूइड थ्योरी में क्या होता है कि जो मेल का जो सीमेन है, मेल का जो सीमेन है, ठीक है ना, वो कैसा होता है? प्योर होता है एज कंपेयर टू फीमेल सीमन, जो कि उन्होंने मेंस्ट्रुअल फ्लूइड को फीमेल सीमन बोला था, ठीक है ना। जो फीमेल सीमन है, फीमेल सीमन को उन्होंने क्या बोला था? मेंस्ट्रुअल फ्लूइड, ठीक है ना। मेंस्ट्रुअल फ्लूइड को जो है, ठीक है ना, फीमेल सीमन बोला। अब जो ये मेल का जो सीमन है ये प्योर होता है, किससे? फीमेल के सीमन सीमन से, जो कि क्या है? इम्प्योर होता है। इम्प्योर इन्होंने बताया। किसने बताया? एरिस्टोटल ने बताया, ठीक है। और ये जो प्योर सीमन है वो किससे बनता है? ब्लड से बनता है। किससे? ब्लड से बनता है, ठीक है ना। ऐसा उन्होंने बताया, ठीक है ना। जब ये सीमन फर्टिलाइजेशन होता है और इससे मेंस्ट्रुअल फ्लूइड से फ्यूज करता है तो एक ऑफस्प्रिंग की फॉर्मेशन होती है। ऐसा मानना था एरिस्टोटल का। अब मुझे एक बात बताओ, क्या जो सीमन है वो वास्तव में ब्लड से बनता है? बनता है कि नहीं? बताओ। अगर आपका आंसर हाँ है तो क्यों, अगर नहीं है तो क्यों? मुझे बताना, डाउट क्लासेज में मैं पूछूंगा आपसे, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आपको, आपने क्या गैस किया था ये ज़रूर बता देना मुझे, है ना, ईमानदारी से। तो जो एरिस्टोटल थे, सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। एरिस्टोटल सजेस्टेड दैट मेल्स सीमेन वॉज हाईली प्योरीफाइड ब्लड। देखो, जो सीमेन है वो ब्लड से फॉर्म हुआ, ऐसा मानना है एरिस्टोटल का। एंड द फीमेल मेंस्ट्रुअल फ्लूइड वॉज द सीमन विच इज़ नॉट एज प्योर एज मेल सीमन। फीमेल का सीमन जो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड है एक ऐसा सीमन था जो कि कैसे? मेल के सीमन से प्योर नहीं है, इम्प्योर है। जितना मेल का सीमन प्योर है उतना उसका फीमेल का मेंस्ट्रुअल फ्लूइड जो वो प्योर नहीं है, जिसको उन्होंने सीमन बोला था, ठीक है ना। दीज टू फ्लूइड कम्बाइंड ड्यूरिंग कोइटस। ये फ्लूइड जो जब इंटरकोर्स होता है उस टाइम पे जो है ये फ्लूइड फर्टिलाइज करते हैं और कंबाइन करते हैं और एक जाइगोट की फॉर्मेशन या फिर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। ऐसा माना था। फीमेल सीमेन प्रोवाइडेड इनर्ट फ्लूइड, इनर्ट फ्लूइड प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो, ठीक है ना। उसकी कोई भी एक्टिविटी नहीं होती उसमें। एंड मेल सीमेन गैप फॉर्म एंड वाइटलिटी टू द एम्ब्रियो, कि जो वो स्ट्रक्चर बनाएगा आगे जाके, वो सारे फंक्शंस वही रेगुलेट करेगा। मेल का सीमेन है, ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन वही करेगा, ठीक है ना। ऐसा जो है मानना था एरिस्टोटल का। क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। देखो, पहली बात, सीमन से रिलेटेड बात में जो आपका कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। ये एक ब्लड नहीं है, ब्लड से फॉर्म नहीं होता, ठीक है ना। ब्लड अलग जगह पे बनता है, सीमन अलग जगह पे बनता है। ब्लड कहाँ पे बनता है? बोन मैरो के अंदर बनता है। और सीमन कहाँ पे बनता है? टेस्टिस के अंदर बनता है। टेस्टिस में जो सेमिनल वेसिकल जो ग्लैंड्स हैं वहाँ पे बनता है, टेस्टिस के जो ग्लैंड्स आ रही हैं, ठीक है ना, उसके अंदर जो इसकी फॉर्मेशन हो रही है। सेमिनल वेसिकल हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड्स हो गई, यहाँ पे जो सीमन की फॉर्मेशन हो रही है, जो कि क्या है, स्पर्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। उसको एल्कलाइन नेचर प्रोवाइड करने के लिए ज़रूरी है, उसको फ्लूइडिटी प्रोवाइड करने के लिए ज़रूरी है ना, उसको उसकी एक्टिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है वो सीमन। तो ये सीमन का और ब्लड का तो लेना देना है ही नहीं, ठीक है ना। तो ब्लड से कहाँ कहाँ से ये जो है बनने लग गया प्योरीफाइड ब्लड? हम कब से बोलने लग गए इसको?
दूसरी बात, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड जो होता है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो फीमेल में मेंस्ट्रुअल फ्लूइड रिलीज होता है वो इंडिकेशन होता है किस चीज़ का, कि ओवम जो है डिस्चार्ज हो गया है, डिग्रेड हो गया है, ठीक है ना, रप्चर हो गया है इन द एब्सेंस ऑफ स्पर्म, ठीक है ना कि वो फ्लूइड आके सीमेन से बाइंड करता है, कंबाइन करता है, फ्यूज करता है और एक ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हमें पता है, ठीक है ना। तो ये थ्योरी भी जो है डिस्कार्डेड हो गई, ठीक है। नेक्स्ट जो थ्योरी थी वो है थ्योरी है प्री फॉर्मेशन थ्योरी। प्री फॉर्मेशन थ्योरी इन्होंने तो जो है हद ही कर दी, हद मतलब ज़्यादा हद तो नहीं करी लेकिन फिर भी कर दी, ठीक है ना। हद तो एक और साइंटिस्ट है उन्होंने करी, आगे हम बात करेंगे अभी। स्वैमरडम जो थे, स्वैमरडम साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या बताया था, प्री फॉर्मेशन थ्योरी के बारे में बताया। और ये थ्योरी इन्होंने कब दी थी, कब दी, 1679 में। ऐसा है साइंस, ये सन आप याद रखो मत रखो लेकिन एक बार में बताना ज़रूरी है, ठीक है ना। स्वैमरडम में बोला कि ये जो स्पर्म है, ये जो स्पर्म है ये क्या है, इसके अंदर पहले से ही एक ह्यूमन है, पहले से ही एक ह्यूमन है, लिटिल ह्यूमन प्रेजेंट है, जिसको इन्होंने क्या बोला था, ह्यूमन क्लस, ठीक है ना, ह्यूमन क्लस नाम दिया था, ठीक है। अब जब ये जो स्पर्म है एग से जब फ्यूज करता है, एग से जब फर्टिलाइज करता है ये स्पर्म, ठीक है ना, तो क्या होता है, जब इसकी ग्रोथ होती है फर्टिलाइजेशन के बाद, तो ये क्या है, एक ह्यूमन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना, एक ह्यूमन में कन्वर्ट हो जाता है, समझ गए। तो आप बताओ क्या ऐसा होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है भाई, ऐसे क्या, ये पहले बोल रहा है कि पहले से ही इसके अंदर जो है आदमी बना हुआ है, छोटा सा है, बाद में जो फर्टिलाइजेशन होती है, ग्रोथ होती है तो ये बड़ा हो जाता है, ऐसा तो कुछ नहीं है। फिर तो भाई डीएनए का कोई रोल ही नहीं रह जाता है ना, डीएनए के पास जो इन्फॉर्मेशन है उसका तो कोई मायने ही नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन की हमें ज़रूरत क्या है। अगर ऐसी बात है तो जब पहले से ही पूरी बॉडी बनी हुई है तो डीएनए के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है बॉडी बनाने की, वो तो उसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, उसका तो कोई रोल ही नहीं है। तो अब सीधी सी बात है, बिल्कुल ही हद कर दी इन्होंने तो, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट थ्योरी के बारे में बात करते हैं, ज़्यादा इनमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा पता चलना है कि ऐसा भी कोई सोच सकता है, ठीक है ना। हालांकि सोचते तो हैं एटलीस्ट ये कम से कम, और हम तो क्या है सोचते भी नहीं हैं, खुद के ऊपर देखें तो। अच्छा कोई बात नहीं, हम सोचेंगे, ज़रूर सोचेंगे। तो नेक्स्ट आती है पर्टिकुलेट थ्योरी। पर्टिकुलेट थ्योरी में ही नाम दिया हुआ पार्टिकल्स। हमारी बॉडी के अंदर, हमारी पूरी बॉडी, कंप्लीट बॉडी के अंदर जगह जगह पे ब्लड ऑर्गन, सेल्स में, ऑर्गन्स में क्या है, पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, माइन्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि ये पार्टिकल जो हैं ब्लड में जाते हैं, ब्लड से जो है जर्म सेल्स में जाते हैं, ठीक है ना, मीन्स स्पर्म में जाते हैं या फिर ओवम में जाते हैं, और ये जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उस दौरान जो है ये पार्टिकल्स फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूजन के बाद में एक ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है ना, ऐसा इनका मानना था। अब देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। मोपर्टियस नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये जो थ्योरी दी थी। कंसिडर्ड दैट हेरिडिटी इज कंट्रोल्ड बाय हेरिडिटी, ठीक है ना, ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स की बात हो रही है यहाँ पे। ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर जो है वो माइन्यूट पार्टिकल से कंट्रोल किए जाते हैं, विच कम फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो कि सभी जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ से आते हैं और कहाँ पे चले जाते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में चले जाते हैं, ठीक है ना। तो और जो इंडिविजुअल है जो बनता है, जब ये पार्टिकल्स मेल और फीमेल के पार्टिकल जब कंबाइन करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, तो एक कंप्लीट ऑफस्प्रिंग ये प्रोड्यूस करते हैं, ऐसा इस थ्योरी का मानना है, ठीक है ना। अब बताओ भाई, ऐसा तो है नहीं, सोमैटिक सेल्स से कब से भाई रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने लगी सोमैटिक सेल्स, हाँ पढ़ा है आप लोगों ने, भाई मैंने तो पढ़ा नहीं है बाकी, ठीक है ना, आपने भी नहीं पढ़ा और मैं समझा रहा हूँ आपको कि ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है, जर्म सेल्स पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है ना, ये सेल जो है इमोर्टल होती हैं, है ना, ये सेल्स कभी नहीं मरती हैं,
हैं, ये अमर होती हैं। सोमेटिक सेल्स का रोल सिर्फ जो बॉडी का फंक्शन है, बॉडी फंक्शंस को मेंटेन करना है, ठीक है ना। ना तो सोमेटिक सेल्स डिवाइड करती हैं और ना ये इमोर्टल होती हैं और ना ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है। समझ गए, ये डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म होती है सेल की, डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म होती है, याद रखना, जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन अटेंड कर लेती है एट मैच्योरिटी, ठीक है। और आगे जाके फंक्शन करती है, ठीक है ना। ये है पार्टिकुलेट थ्योरी। नेक्स्ट थ्योरी की अगर हम बात करें, थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस। थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस ये हमारे चार्ल्स डार्विन, जिनको ओरिजिन ऑफ लाइफ का रचयिता हम बोलते हैं, फादर ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ हम बोल सकते हैं। थॉट दैट एवरी, मतलब लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ उसके बारे में इन्होंने अच्छे से बताया था, लेकिन ये इनको जेनेटिक्स की नॉलेज ना होने की वजह से क्या है, इन्होंने गलत थ्योरी दे दी थी जेनेटिक्स के बारे में, ठीक है ना। क्योंकि इनके पास इन्होंने कोशिश की थी जेनेटिक्स पे डिस्कवरी करने की, रिसर्च करने की, स्टडी करने की, लेकिन ये नाकामयाब रहे। क्यों? क्योंकि इनके पास जेनेटिक्स की कोई नॉलेज नहीं थी, ठीक है ना। द डार्विन थॉट एवरी सेल ऑफ द बॉडी, जितनी भी बॉडी की सेल्स हैं, प्रोड्यूस ए टाइनी पार्टिकल, जो अभी पीछे हम पढ़ा, उन्होंने बस नाम दे दिया कि उन पार्टिकल को हम जीम्यूल और प्रोजेनी बोलते हैं, ठीक है ना, जीम्यूल और प्रोजेनी। इट कंटेन्स बोथ द पेरेंटल करेक्टर्स, ये दोनों के पास में होती थी, ठीक है ना। इट कंटेन बोथ द पेरेंटल करेक्टर्स एंड वेरिएशंस, ठीक है। अब जितने भी ये जीम्यूल्स हैं, या फिर वन सेकेंड, ये एक्चुअली जीम्यूल प्रोजेनी नहीं है, ये पेंजीन है, पेंजीन, ठीक है ना। पेंजीन, प्रोजेनी नहीं है, यहाँ से करेक्शन कर लेना प्लीज, ठीक है। ये जो है जीम्यूल और पेंजीन जो हैं, पेंजीन नाम दिया था इन्होंने, इट कंटेन्स बोथ द पेरेंटल करेक्टर एंड वेरिएशन, ठीक है ना। इसके पास में पेरेंटल करेक्टर्स भी होते हैं, ये जो जीम्यूल्स होते हैं, और वेरिएशंस भी होती हैं, और जो ये नेक्स्ट जनरेशन में जब जाती हैं तो वहाँ पे ये वेरिएशंस और करेक्टर जो हैं शो करने लग जाती हैं, ठीक है ना। ऑल द जीम्यूल्स और पेंजीनेसिस, पेंजीन्स हम बोल सकते हैं, ऑफ द बॉडी सेल्स कलेक्ट इन द गैमेट्स, ये गैमेट्स में जाती हैं और पास्ड हो जाती हैं जाइगोट में फ्यूजन के बाद में, ठीक है ना। ऐसा मानना था चार्ल्स डार्विन का। जबकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि सोमेटिक सेल्स का कोई रोल नहीं होता है रिप्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। वो एक डिफरेंशिएट फॉर्म होती है और जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन रेगुलेट करती है बॉडी के अंदर, ठीक है। देखो सोमेटिक सेल्स, अब इन्होंने क्या बोला कि यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, है ना, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर, यहाँ से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर जा रहे हैं और यहाँ से फिर क्या है, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो है ट्रांसमिट हो रहे हैं, ठीक है ना। दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसमिट हो रहे हैं और इसके अंदर ऑलरेडी वेरिएशंस हैं और पेरेंटल करेक्टर्स प्रेजेंट हैं, तो सेम फिर वापस से यही प्रोसेस जो चलेगी और नेक्स्ट जनरेशन में जो है ट्रांसमिट हो जाएगी, ठीक है ना। बट ऐसे ही है, ऐसा मानना था किसका, चार्ल्स डार्विन साहब का, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये गलत थ्योरी, ये भी एक डिस्कार्डेड थ्योरी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरी की, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जम्पलार। इन्होंने हद कर दी, एक तो किस साइंटिस्ट ने हद कर दी, स्वामर्डन ने हद करी थी, और एक है हमारे ऑगस्ट वीसमैन नाम के साइंटिस्ट, इन्होंने भी हद कर दी 1892 में। इन्होंने बोला कि जो जम्प कंटिन्यूटी ऑफ जम्पलाज थ्योरी है, तो जो ये थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जर्म प्लाज्म इज इमोर्टल, ये मैं बता चुका हूँ, जर्म सेल्स इमोर्टल होती है, वो कभी मरती नहीं है और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो जाती है, ठीक है ना। सोमेटोप्लाज्म मतलब सोमेटिक सेल्स जो होती हैं, सेल्स के अंदर जो प्लाज्म होता है, फ्लूइड होता है, वो क्या होता है, मोर्टल होता है, वो मतलब कि अगर एक बार बॉडी जो है डेड हो जाती है, कोई मर जाता है, तो उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, मॉर्टल है, मीन्स मर सकता है या मर नहीं है, ठीक है ना। पेरिसिस व्हेन द ऑर्गेनिज्म डाइज, ख़त्म हो जाता है जब ऑर्गेनिज्म मर जाता है, तो ठीक है। अब ये जो है जो
जर्म सेल्स हैं रिप्रोडक्शन करते हैं, उसकी ऑफस्प्रिंग में जाता है, तो उसके जो जर्म सेल्स के जो करेक्टर्स हैं उस ऑर्गेनिज्म के, उसके बच्चे के अंदर चले जाते हैं, तो वो जर्म सेल्स वहाँ पे सरवाइव करती है। ऑर्गेनिज्म मर जाएगा, वो पेरेंट मर जाएगा, लेकिन उसके करेक्टर जो हैं वो उसकी ऑफस्प्रिंग में है। वो कहते हैं ना वंश, हमारा वंश कौन चलाएगा, ऐसे कुछ बोलते हैं, तो वो जर्म सेल्स के करेक्टर्स होते हैं जो आगे तक कंटिन्यू होते हैं। ठीक है ना। ये ऑगस्ट वीसमैन का मानना था। ऑगस्ट वीसमैन ने जर्म सेल थ्योरी जो है, जर्म प्लांट थ्योरी दी थी। ठीक है, कि ये जर्म लाइन सेल्स हैं, ये यहाँ पे जाएंगी सोमेटिक सेल्स के अंदर, और क्या है ये जहाँ पे जो करेक्टर्स, इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, लेट मी टेक 1 सेकेंड। स्क्रीन, ब्लैक स्क्रीन ले लेते हैं। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, इसका वाइट कलर ले लेते हैं। अच्छा देखो, पहले बात, जो प्रोटोप्लाज्म ये 2 तरीके का होता है। कौन सा? एक सोमेटोप्लाज्म और दूसरा जो है कौन सा, जर्म प्लाज्म। ठीक है ना। सोमेटोप्लाज्म कहाँ पे होता है? सोमेटिक सेल्स के अंदर होता है। ठीक है ना। जर्म प्लाज्म कहाँ होता है? जर्म सेल्स के अंदर होता है। ठीक है ना। देखो, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक चूहा लिया, ठीक है ना, देख लेना भाई, ये चूहा बने क्या कुछ बने, जो भी बने देख लेना। इन्होंने एक माउस लिया और इस माउस की जो है पूंछ को कट कर दिया। ठीक है ना। और इन्होंने क्या किया, 2 माउस लिए पहले, तो एक मेल और एक फीमेल, उनकी पूंछ को कट कर दिया। ठीक है ना। जो उनकी टेल थी, टेल को क्या है उन्होंने कट कर दिया, और उन दोनों के बीच में क्या है, रिप्रोडक्शन करवाया। ठीक है ना। उन दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन करवाया, और जब एक जो टेल लेस चूहा था, दोनों पेरेंट थे, मतलब ये पेरेंट थे, उन्होंने देखा उसकी ऑफस्प्रिंग के अंदर, उसके बच्चे के अंदर, प्रोजेनी के अंदर देखा, उस प्रोजेनी के अंदर क्या था, टेल प्रेजेंट थी। ठीक है ना। कोई बात नहीं भाई, ये उन्होंने एक बार किया। उन्होंने दोबारा से एक चूहा लिया, अरे यार चूहा, ठीक है ना। ठीक, उन्होंने एक दोबारा से चूहा लिया, चूहा लेके फिर 2 चूहे लिए एक्चुअली, एक मेल और एक फीमेल, फिर से उनकी टेल को कट किया उन्होंने। कट करने के बाद उनको क्रॉस करवाया, उनके बीच में रिप्रोडक्शन करवाया, और जो उनकी जो ऑफस्प्रिंग थी, फिर से उनकी ऑफस्प्रिंग के अंदर टेल जो है प्रेजेंट थी। ठीक है ना। ऐसा उन्होंने कब तक करवाया? 21 जनरेशन तक करवाया। ठीक है ना। जनरेशन तक उन्होंने ये जो है काम किया था, 21 जनरेशन तक। ठीक है। अब उन्होंने देखा कि ये तो भाई टेल 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 प्रेजेंट है, तो उन्होंने, जो लेमार्क नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि एक ऑर्गेनिज्म होता है, एक ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करता है, वो कुछ एडेप्टेशंस करता है अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है ना। कुछ एडेप्टेशंस करता है अपनी बॉडी के अंदर, वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग होती है, इकोलॉजी में हम अच्छे से पढ़ेंगे। एडेप्टेशन करता है, और वो एडेप्टेशन जो है वो एक उससे उसकी जनरेशन में चली जाती है। वो एडेप्टेशन हुई सोमेटिक सेल्स में, लेकिन वो चली गई कहाँ पे, नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक है ना। लेकिन वो कब होती है वो एडेप्टेशन? जब हार्श क्लाइमेट होता है। ठीक है ना। जैसे कि मान के चलो, अब पूरे इंडिया के अंदर क्या है, 12 महीने क्या है, ठंड ही पड़ने लग जाए, गर्मी ना पड़े, तो क्या है, हम उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेंगे अपने आप को। ठीक है ना। हमें ठंड के अकॉर्डिंग हमें आदत पड़ जाएगी, गर्मी होती है तो गर्मी के अकॉर्डिंग हम एडेप्टेशन कर लेते हैं। ठीक है ना। करते हैं कि नहीं करते हैं? तो वो जो है ऑटोमेटिकली उस नेक्स्ट जनरेशन में चली जाती है।
ठीक है, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट जनरेशन में चली जाती है। जैसे कि जिराफ था, उसकी गर्दन पहले छोटी थी और लेकिन वो पेड़ जो बड़े बड़े थे, लेकिन खाने के लिए उसको गर्दन को ऊपर करना पड़ता था, तो उसने उनकी जो है एडेप्टेशन हो गई थी नेक्स्ट जनरेशन में। ये काफ़ी जनरेशन के अंदर होती है, धीरे धीरे होती है, प्रोसेस स्लो होती है, ठीक है ना, ज़्यादा तेज़ नहीं होती। तो उनकी जो प्रोजेनी थी, आगे आने वाली प्रोजेनी, उनकी जो गर्दन जो है बड़ी बड़ी होने लग गई थी। स्ट्रगल किया था उनके पेरेंट ने, उनकी प्रीवियस जनरेशन्स ने, जो उनके एंसेस्टर थे उन्होंने स्ट्रगल किया, लेकिन उनका फ़ायदा किन को मिला, उनकी प्रोजेनी को मिला, ठीक है ना। तो ये बताया था लेमार्क ने, लेकिन जो ऑगस्ट वीसमैन थे वो गलत समझ बैठे उनकी थ्योरी को। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये चेक करने के लिए कि क्या एक्चुअल में ऐसा होता है, उन्होंने चूहे की पूंछ ही काट दी, वो भी 21 जनरेशन तक। देखो आप, है ना, कितना बड़ा पाप किया इन्होंने, तो पूंछ काट दी। अब इन्होंने गलती क्या की कि कुछ एक दूसरे साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि भाई, ऑगस्ट भाई, कि ऐसा नहीं होता, कि लेमार्क साहब ने ऐसा नहीं बताया कि जो क्या कहते हैं एडेप्टेशन होती है वो सोमेटिक सेल से वो, मतलब सोमेटिक सेल्स के अंदर खुद से, मतलब कोई दूसरा अगर करें तो ऐसा नहीं होता। देखो, जैसे कि मान के चलो, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने चूहा की तो कोई मर्जी नहीं थी कि पूंछ काटो भाई मेरी, है ना, चूहा ने तो ऐसा नहीं किया था ना कि मेरी पूंछ काट दो और मेरे क्रॉसिंग करवा दो कि अगले जनरेशन में पूंछ नहीं आएगी, ठीक है ना। पहली बात, चूहा की कोई मर्जी नहीं थी पूंछ कटवाने की, ठीक है ना, ये ज़बरदस्ती उन्होंने उनकी पूंछ काटी थी। पहली बात, चूहा का बिल्कुल मन नहीं था एडेप्टेशन करने का, उसको ज़रूरत ही नहीं थी, है ना, पूंछ काटने से कौन सी एडेप्टेशन हो जाती, ठीक है ना। तो पहली बात ये थी कि आपने उसकी, जो दूसरे साइंटिस्ट समझा रहे थे ऑगस्ट भाई को, साहब को, कि भाई आपने क्या है, गलत किया, आपने खुद से अपनी मर्जी से पूंछ काटी है, ना कि चूहे की मर्जी से, ठीक है ना। और जो लेमार्क ने बोला था, जो एडेप्टेशन होती है वो खुद की मर्जी से होती है, वो एक हार्श कंडीशंस को देखा जाता है, क्लाइमेट को देखा जाता है, उसके अकॉर्डिंग जो वो ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म एडप्ट होता है, अपने आप को एडप्ट करता है। और ये प्रोसेस बहुत स्लो होती है, इतनी फास्ट नहीं होती कि आपने 21 जनरेशन में, मतलब कि उसकी टेल लैच जो है चूहा जन्म ले ले, ठीक है ना। ये लाखों साल लग जाते हैं इस एडेप्टेशन को एक्वायर करने के लिए, ठीक है। ये बताया था किन्होंने, ऑगस्ट वीसमैन ने, कि क्या होता है, ठीक है ना। समझ गए, समझे कि नहीं समझे। ये थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस थी, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, ऑगस्ट वीसमैन ने 1892 में, अच्छा कलर चेंज करना पड़ेगा, है ना, 1892 में जो है ये थ्योरी दी थी। लेकिन उससे पहले क्यों, क्या है कि कौन से साइंटिस्ट आ गए थे जो कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं, ग्रीगोर जॉन मेंडल, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, कल का जो लेक्चर होगा, उसमें हम बात करेंगे क्या, किसके बारे में, ग्रीगोर जॉन मेंडल के बारे में, मेंडल एक्सपेरिमेंट के बारे में, ठीक है ना। यहाँ तक एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स ही था, हिस्टोरिकल व्यूज ही थे जो हमने लिए अभी तक, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, आपको ऐसा नहीं है इसको इग्नोर करना है। ये नीट के एग्ज़ाम में बिल्कुल पूछा जाता है, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो, अगर नहीं कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप इसको नॉर्मली याद रख सकते हो, और याद रखने में कुछ भी नहीं है ना, एक बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आज शाम को 5 बजे हमारी डाउट क्लास है ही है, तो आप उसमें डाउट में पूछ सकते हो, ठीक है ना। कल हम मेंडल्स एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने वाले हैं, और वो बहुत ही ज़रूरी है। अगर अभी तक आप लोगों ने लेक्चर नहीं लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब अगर लेक्चर नहीं लेते हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। ओके, थैंक यू। अब मिलते हैं शाम को 5 बजे, ठीक है, जूम क्लास पे। ओके, थैंक यू।